Your topic is name of the subject, that is AC machines. और AC मशीन में आपका पहला यूनिट दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर। जनरलाइज कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे, तो पहले लिख लीजिए जो मैंने बताया, पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एसी मशीन्स में क्या है। एसी मशीन्स का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि हमारा लगभग यूनिवर्सल एडॉप्टेशन है, यानी यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्रीज में पावर सिस्टम जनरेट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एसी को ही करते हैं, यानी इसकी यूनिवर्सल एडॉप्टेबिलिटी है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग जो भी मशीन्स, डिवाइसेस, मोटर्स, जनरेटर्स यूज करें वो एसी पर ही यूज करें, तो हमारे लिए सबसे सुटेबल होगा। उसी को लिख लीजिए, with the almost universal adoption, with the almost universal adoption of AC system, of AC system with, ठीक है, with the almost universal adoption of AC system for generation, comma देके transmission and distribution, for generation, transmission and distribution of electrical energy for household, comma commercial and domestic utilization, हेलो सर। हाँ बोलो। सर कमर्शियल के बाद सर आप क्या बोले? Household, commercial and domestic utilization of electrical energy, कॉमा दे दीजिए, the application of AC motors has widened, has wide से बना widened, considerably, has widened considerably during the recent years, ड्यूरिंग द recent years, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो है क्या, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसी मशीन्स। एसी मशीन्स के अंदर हमारा यूनिट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर के शुरू होने से पहले हम एक ओवरव्यू देख लेंगे एसी मोटर्स के बारे में। तो अभी हम लोग इन जनरल एसी मोटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि है क्या, 3 फेज इंडक्शन मोटर में आएंगे पहले हम जान तो लें कि एसी मोटर्स होता कौन कौन सा है या एसी मशीन्स होता कौन सा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पे आएंगे। तो है क्या कि यूनिवर्सल एडॉप्शन हो गया, यानी हमने देखा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने देखा अलग अलग सिस्टम से जनरेट करके, ट्रांसमिट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके उनका एनालिसिस किया, उन्हें कंपेयर किया, उनके एडवांटेजेस को देखा, उनके डिसएडवांटेजेस को देखा और अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूजन में पहुंचे कि हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है, जाहिर है जनरेशन तो हमेशा एसी ही होगा, इसमें सबसे बेनिफिशियल तो एसी ही है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक मशीन के अंदर एसी ही जनरेट होता है उसके आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर। लेकिन जैसे ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हमने कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल है अगर एसी को ही ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करें। बहुत सारा एडवांटेज है जो फेवरेबल है, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रीफर करते हैं। इसी कारण से अब एसी सिस्टम है तो हमारे लिए जरूरत हमारी हो गई कि हम लोग एसी मोटर्स को, एसी मशीन्स को ही ज्यादा यूज करें, इसलिए एसी मशीन्स की, एसी मोटर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि एसी मोटर्स है कैसे और क्लासिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन किसी भी चीज से करते हैं तो बहुत सारा पैरामीटर्स हो सकता है जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मशीन्स और मोटर का क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत सारा पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम मशीन्स को और मोटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को हम लोग देखेंगे। जाहिर है बहुत सारा बेस हो सकता है। अगर आपको मोटर्स को या मशीन्स को क्लासिफाई करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत सारा बेस हो सकता है। सबसे पहले तो सप्लाई का बेस, कि हम लोग एसी सप्लाई पे वर्क कराएं वो एसी मशीन्स, डीसी सप्लाई पे वर्क कराएं वो डीसी मशीन्स। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी बहुत सारे पार्ट पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। इवन हमने देखा है डीसी मशीन्स के केस में कि डीसी मशीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फील्ड वाइंडिंग हम लोग कई तरह से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी हम लोग कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वर्किंग के बेसिस पे हम लोग कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का बहुत सारा बेस है। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्लासिफाई कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो एसी मोटर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तब हम लोग आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपका मेन टॉपिक क्या है? आपका पहला यूनिट 3 फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख तो लें कि एसी मोटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग सबसे पहले आ जाएंगे। लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें लिख लीजिए डिफरेंट एसी मोटर्स, डिफरेंट एसी मोटर्स may be classified and divided, may be classified and divided into various groups, into various groups, oblique देके categories, into various groups, oblique देके लिख लीजिए categories। different AC motors may be classified and divided into following या into various groups, oblique देके categories, oblique देके categories on the following different bases, on the following क्या into the following different bases, following different bases, ठीक है। बेसिस का प्लूरल बेसिस होता है, बेसिस का प्लूरल बेसिस होता है। तो हम लोग बहुत सारे बेसिस को यूज करके चलेंगे, इसलिए बहुत सारे बेसिस पे हम लोग देखेंगे और हम लोग क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो पहला दे दीजिए, पहला बेसिस दे दीजिए, टॉपिक दे दीजिए जो आपका पहला बेसिस है, जिसके बेसिस पे हम लोग एसी मोटर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले मोटर्स को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। और यही कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम लोग क्लासिफाई करेंगे एसी मोटर्स को।
ठीक है, तो एसी मोटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन सबसे पहले दो मेजर कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, दो ब्रॉड कैटेगरी में। The first one is synchronous, and second one is asynchronous. ठीक है, तो पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। दो कैटेगरी में सबसे पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का दो ही टाइप होता है, प्लेन सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस। प्लेन सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस। ठीक है, अब आ जाइए इंडक्शन के टाइप पे। तो इंडक्शन का भी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगा, सॉरी एसिंक्रोनस का दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगा, इंडक्शन मोटर्स और एसी के केस में भी कुछ मोटर्स हम लोग यूज करते हैं जहां हम लोग कम्यूटेटर लगाते हैं, उसका अपना खास ही मतलब है, बताएंगे आगे चल के। तो एसिंक्रोनस में दो हो जाएगा, इंडक्शन और कम्यूटेटर मोटर्स। इंडक्शन और कम्यूटेटर। ठीक है, अब इंडक्शन का दो पार्ट, फर्स्ट इज स्क्वायरल केज, SQUIRREL स्क्वायरल केज। ठीक है, केज CAGE। और हमेशा हम कहते हैं ना कि साइंस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या है? नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। स्क्वायरल मतलब गिलहरी, केज मतलब पिंजरा। तो इसका, इस मोटर का रोटर जो है ना गिलहरी पकड़ने वाले पिंजरे की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम स्क्वायरल केज रोटर इंडक्शन मोटर होता है, क्योंकि इसका रोटर जो है गिलहरी पकड़ने वाले पिंजरे की तरह होता है। ठीक है, दूसरा हो गया स्लिप रिंग। स्लिप रिंग को ही हम लोग वाउंड रोटर भी कहते हैं। स्लिप रिंग को हम लोग वाउंड रोटर भी कहते हैं। ठीक है, बोले सर, क्या स्लिपिंग का अदर नेम सर? वाउंड रोटर, वाइंडिंग से बना वाउंड। वाइंडिंग हुआ आपका नॉर्मल वाइंडिंग, और जब उस वाइंडिंग को वाउंड कर दिए, पास्ट टेंस में वाउंड, WOUND, वाउंड रोटर।
क्लियर है? ऊपर बढ़ना है इसको? Yes, sir. ओके। अब स्लिप रिंग का भी, स्क्वायरल केज का भी दो टाइप हो जाएगा। सिंगल केज एंड डबल केज। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अभी आगे और कैटेगरी है, इसका भी और पार्ट है आगे। पहले एक बार फिर से रिव्यू कर लो इसको। देखो, पहला एसी मोटर्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बताइए कोई, बताइए जल्दी जल्दी। Yes, sir. हाँ, On the basis of principle. यस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, वो दो पार्ट में बांटता है एसी मोटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट इज सिंक्रोनस, सेकंड इज एसिंक्रोनस। यानी जो सिंक्रोनस है और जो सिंक्रोनस नहीं है। एसिंक्रोनस का मतलब जो सिंक्रोनस नहीं है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा था स्टेबल और एस्टेबल। एस्टेबल का मतलब स्टेबल नहीं है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हमने देखा था, और हमने मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देखा था, हमने बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देखा था। तो जहां एक स्टेबल स्टेज होता था वो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर था, जहां दो स्टेबल स्टेज होता था वो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर था, और जहां कोई भी स्टेबल स्टेज नहीं था वो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर था। उसी तरह ये सिंक्रोनस है, और जो सिंक्रोनस नहीं है वो एसिंक्रोनस हो गया। ठीक है, अब इनमें हम आ जाते हैं। तो सिंक्रोनस में दो ही टाइप होता है, प्लेन सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस। ठीक है, अब एसिंक्रोनस में ही सबसे ज्यादा टाइप होता है। एसिंक्रोनस में दो पार्ट हो गया, इंडक्शन और कम्यूटेटर। ठीक है, इंडक्शन में भी हम लोग आ रहे हैं, फिर हम लोग कम्यूटेटर में भी डिटेल से जाएंगे। अब इंडक्शन में क्या है, तो इंडक्शन में सबसे पहले इंडक्शन का दो टाइप हो गया, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। ठीक है, स्क्वायरल केज जैसा कि हमेशा हम कहते हैं, नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सबके घर में चूहा रहता है, चूहा आता है, चूहे की परेशानी सबसे ज्यादा रहती है, सामान काट देगा, बर्बाद कर देगा। तो लोग हमेशा चूहा पकड़ने वाला पिंजड़ा लगाते हैं। होता क्या है कि साइंस और इंजीनियरिंग के मैक्सिमम कांसेप्ट यूरोपियन नेशंस से हमारे यहाँ आए हैं। जो भी इन्वेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूरोपियन नेशंस के साइंटिस्ट द्वारा इन्वेंट किया हुआ है। तो साइंस की मैक्सिमम चीजें हम लोग यूरोपियन नेशंस से सीखे हैं, अडॉप्ट करके हम लोग लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह हमारे यहाँ चूहा को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया जाता है ना, एक चूहा को पकड़ने वाला, यूरोपियन कंट्रीज में गिलहरी की कुछ प्रजातियां होती हैं जो बहुत सारा फसल को बर्बाद करती हैं। तो जिस तरह हम लोग चूहा पकड़ने वाला पिंजड़ा लगाते हैं, यूरोपियन कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में गिलहरी को पकड़ने वाला पिंजड़ा उसी तरह से लगाया जाता है। तो ये होता क्या है कि इस मोटर का जो रोटर है ना, वो गिलहरी को पकड़ने वाले पिंजड़े की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, तो इसमें वो पिंजड़ा ही रहता है, यहाँ कंडक्टर वाइंडिंग नहीं रहती है। यहाँ वाइंडिंग को बांध के हम लोग रोटर को नहीं बनाते हैं, यहाँ सिर्फ बार रहता है, मेटल बार, और कंडक्टर के शेप में उनको वेल्डिंग करके, हेवीली फिक्स करके, टाइटली फिक्स करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायरल केज हो गया। दूसरा वाला हो गया स्लिप रिंग, यहाँ एक्चुअल वाइंडिंग रहती है। इसी को हम लोग वाउंड रोटर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वाउंड रोटर भी बोलते हैं। वाउंड रोटर। ठीक है, WOUND, वाउंड रोटर। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्वायरल केज में। तो स्क्वायरल केज में भी दो टाइप होगा, एक सिंगल केज जहां एक ही पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, और एक डबल केज जहां एक ही एक्सिस पे दो केज हम लोग लगाए रखेंगे, एक के ऊपर एक कंसेंट्रिक, यानी एक कॉमन सेंटर
इसके ऊपर दो केज लाइक स्ट्रक्चर, फर्स्ट केज इज लाइक दैट, कंडक्टर बार्स, और उसके ऊपर एक और केज, यानी कंसेंट्रिक केजेस। इस तरह कंडक्टर्स को जानबूझ के स्ट्रेट न रख के हम लोग स्क्यू रखते हैं, उसका भी अपना अलग फायदा है, देखेंगे हम लोग। तो इस तरह ये डबल केज, तो ये दो पार्ट हो गया, सिंगल केज और डबल केज। स्लिप रिंग का कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडक्शन मोटर का। स्लिप रिंग को एक और नाम भी हम लोग देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे स्क्वायरल केज में उसके रोटर में अपनी सर्किट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कहीं से भी रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस ऐड करके कैरेक्टरिस्टिक को वैरी कर सकते हैं। तो इसका एक और नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नीचे लिख देते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर। तो इसका एक नाम और भी है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है, इंडक्शन मोटर में दो पार्ट है, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। स्क्वायरल केज का दो पार्ट है, सिंगल केज और डबल केज। स्लिप रिंग का कोई पार्ट नहीं है, कोई इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, बस इसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। एक नाम वाउंड रोटर है, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, और एक नाम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर है, ठीक है। अब आ जाइए इसके दूसरे टाइप में। ये तो इंडक्शन का टाइप था ना, अब कम्यूटेटर वाले के हम लोग टाइप में आ जाएंगे। एसिंक्रोनस का जो दूसरा टाइप है कम्यूटेटर वाला, इसके टाइप में हम लोग आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एसिंक्रोनस का दो टाइप था, इंडक्शन के टाइप को हमने देख लिया, पहला टाइप जो इंडक्शन था। अब दूसरा टाइप कम्यूटेटर वाले में हम लोग आ रहे हैं। अब कम्यूटेटर का सबसे ज्यादा वैरायटी होता है, इसका 6 वैरायटी होता है, ठीक है। कम्यूटेटर वाला का 6 वैरायटी होता है, सीरीज, कंपनसेटेड, शंट, रिपल्सन, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन, रिपल्सन इंडक्शन। तो एक एक करके इन 6 को हम लोग देखेंगे, लिखते जाइए। सीरीज, कंपनसेटेड, फर्स्ट इज सीरीज, second is compensated, third is shunt, दिख रहा है कि और बड़ा कर दें अक्षर को, लेटर्स को और मोटा कर दें कि दिख रहा है, बताइए। हाँ बोलो, हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। शंट, इसके बाद रिपल्शन, इसके बाद दो और, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन, और छठा टाइप है इसका रिपल्सन इंडक्शन।
ध्यान देना है, इंडक्शन टर्म यूज हो रहा है लेकिन ये कम्यूटेटर मोटर्स का टाइप है, ठीक है, ये कम्यूटेटर मोटर्स का टाइप है, वहां भी म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट आता है, इसलिए इंडक्शन वहां लगा हुआ है। यानी कम्यूटेटर मोटर्स का टाइप एक बार देख लो, सीरीज, कंपनसेटेड, शंट, रिपल्सन, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन, रिपल्सन इंडक्शन, ये टाइप हो गया। अब इसमें लास्ट वाला दोनों को छोड़ के, मींस रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन और रिपल्सन इंडक्शन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका दो दो और क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये 6 टाइप जो है कम्यूटेटर मोटर का, इसमें लास्ट वाला दोनों को छोड़ के बाकी सब का और दो दो टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, सिंगल फेज और यूनिवर्सल। सीरीज का 2 टाइप, सीरीज का 2 टाइप, सिंगल फेज, यूनिवर्सल। कंपनसेटेड का 2 टाइप, कंडक्टिवली और इंडक्टिवली। कंडक्टिवली एंड इंडक्टिवली। ठीक है, कंडक्टिवली एंड इंडक्टिवली। अब आ जाते हैं शंट में। तो शंट में भी 2 टाइप होता है, सिंपल और कंपनसेटेड। शंट का देखो ऐसे, इधर तो जगह बच नहीं रहा, इधर से ले जाते हैं। शंट का टाइप है सिंपल और कंपनसेटेड। सिंपल और कंपनसेटेड। और 4th नंबर का भी 2 टाइप होगा, स्ट्रेट और कंपनसेटेड। यानी रिपल्सन का भी 2 टाइप है, स्ट्रेट और कंपनसेटेड। लास्ट वाले दोनों का टाइप नहीं होता है। स्ट्रेट और कंपनसेटेड। ठीक है, चलो अब स्टार्टिंग से क्या सर सीरीज कंपनसेटेड शंट एंड रिपल्सन, ये भी तो कुछ 6 टाइप्स थे ना सर कम्यूटेटर के। हाँ, उसमें भी कंपनसेटेड है एंड ये वाला रिपल्सन के टाइप में भी ये कंपनसेटेड। यस यस, उसमें भी कंपनसेटेड है। वो शंट वाला कंपनसेटेड है, ये जो है ना, ये शंट वाला का कंपनसेटेड है।
और वो इसका रिपल्सन वाला कंपनसेटेड है। दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। वो शंट के लिए कंपनसेटेड है, वहां कंपनसेशन कुछ और करते हैं। ये रिपल्सन के लिए कंपनसेटेड है, यहाँ कंपनसेशन कुछ और करते हैं। जैसे होता है ना, मान लो कंपनसेशन किसी को दिया जाता है, जैसे मान लो किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हुई तो सरकार की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी, वो अलग हुआ। अगर कोई सैनिक युद्ध करते हुए शहीद होते हैं तो उनके परिवार को कंपनसेशन दिया जाता है, वो अलग है। कंपनसेशन दोनों है लेकिन दोनों में प्राइस का अंतर है। उसी तरह कंपनसेटेड दोनों है, दोनों में क्या कंपनसेट कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब फिर से एक बार रिव्यू कर ले हम लोग ऊपर से। बहुत ज्यादा टाइप हो गया है ना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग किसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे? एसी मोटर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले याद रखिएगा, इसको यहीं से याद कर लो। हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसको बोर्ड पे ही याद कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। अपना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इस तरह से बनाइए कि आपको बोर्ड पे ही याद हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एसी मोटर का पहला कैटेगराइजेशन है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब इसमें देखो पहला वाला यही खत्म हो जाता है, सिंक्रोनस यही खत्म हो जाता है, प्लेन सिंक्रोनस सुपर सिंक्रोनस ये टाइप में यही खत्म हो गया। अब बाकी एक ही टाइप में सब कुछ है, कौन सा? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस यानी जो सिंक्रोनस नहीं है। अब एसिंक्रोनस का तो दो ही तो टाइप होता है, कौन कौन सा? इंडक्शन और कम्यूटेटर। ठीक है, इंडक्शन में जाके दो और टाइप होता है, उसका दो भी खत्म हो जाता है। तो इंडक्शन में पहला टाइप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा टाइप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का कोई टाइप नहीं है, बस हम लोग तीन नाम से इसको जानते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम लोग वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब आ गए हम लोग स्क्वायरल केज में। स्क्वायरल केज में भी दो टाइप, ये भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। स्क्वायरल केज का सिंगल स्क्वायरल केज और डबल स्क्वायरल केज। ठीक है, तो सिंगल केज और डबल केज, तो इसका भी दो टाइप है, सिंगल स्क्वायरल केज और डबल स्क्वायरल केज, या सिंपली हम लोग सिंगल केज और डबल केज भी बोलते हैं, सिंगल केज इंडक्शन मोटर और डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया दूसरा वाला, यानी एसिंक्रोनस का दूसरा वाला है, इसी में सबसे ज्यादा वैरायटी है, कम्यूटेटर, इसी में सबसे ज्यादा वैरायटी है। तो कम्यूटेटर का सबसे पहले 6 टाइप हो गया, कौन कौन सा? सीरीज, कंपनसेटेड, शंट, रिपल्सन, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन और लास्ट में आता है रिपल्सन इंडक्शन। लास्ट में आता है रिपल्सन इंडक्शन। ठीक है, तो याद रखना है सीरीज, कंपनसेटेड, शंट, रिपल्सन, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन, रिपल्सन इंडक्शन। अब लास्ट वाला दो को छोड़ के, यानी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन और रिपल्सन इंडक्शन, याद रखना है लास्ट वाला दो को छोड़ के, किसको किसको छोड़ना है? रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन और रिपल्सन इंडक्शन, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब का दो दो टाइप है। ठीक है, तो पहले सीरीज का दो टाइप, सीरीज में क्या है? सिंगल फेज और यूनिवर्सल। कंपनसेटेड का दो टाइप, कंडक्टिवली, इंडक्टिवली। ठीक है, अब आ जाओ शंट में। शंट का दो टाइप, सिंपल और कंपनसेटेड। रिपल्सन का दो टाइप, स्ट्रेट और कंपनसेटेड। और जाहिर है लास्ट वाला का तो दो टाइप, अब लास्ट वाला का कोई टाइप होता ही नहीं है, यानी रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन और रिपल्सन इंडक्शन, इन दोनों का कोई टाइप नहीं है। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग एसी मोटर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसमें से आपको पहले यूनिट में कौन सा पढ़ना है? तो इसमें से पहला यूनिट में आपको इंडक्शन में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको इंडक्शन पढ़ना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन था। ठीक है,
और भी बेसिस हम लोग देखेंगे। तो पहला यूनिट में आपको इंडक्शन पढ़ना है, और जैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सप्लाई में हम लोग आएंगे तो वहां सिंगल फेज और 3 फेज हो जाएगा। इंडक्शन मोटर सिंगल फेज का भी होगा, इंडक्शन मोटर 3 फेज का भी होगा। आपका पहला यूनिट 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ और क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत छोटा छोटा है। तो अब दूसरे बेसिस पे आ जाइए। पहला बेसिस हो गया प्रिंसिपल ऑपरेशन। अब टॉपिक दे दीजिए दूसरा बेसिस। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ करंट। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, पहले बेसिस पे था, और पहला बेसिस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। अब दूसरे बेसिस पे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ करंट। तो बहुत आसान है, टाइप ऑफ करंट में दो ही टाइप तो होगा, कौन कौन सा, सिंगल फेज और 3 फेज। तो लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ करंट में दो ही टाइप है, लिख लीजिए उसको, सिंगल फेज और 3 फेज। इसमें दो ही कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, अब थर्ड टाइप पे आ जाइए, थर्ड बेसिस पे। थर्ड बेसिस है, हाँ क्या बोलो, और दूसरा टाइप बताए थे, दूसरा बेसिस जो था ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ करंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ करंट में मशीन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पहला सिंगल फेज, दूसरा 3 फेज। यानी जो मोटर सिंगल फेज पे वर्क करता है और जो मोटर 3 फेज पे वर्क करता है। तो ये दूसरा बेसिस हो गया। तीसरे बेसिस पे आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे मोटर्स को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ये भी बहुत छोटा सा है, इसको लिख लीजिए। तो जाहिर है स्पीड के बेसिस पे हम लोग 3 तरह का लेके चलते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट स्पीड, सेकंड इज वेरिएबल स्पीड, एंड थर्ड इज एडजस्टेबल स्पीड। स्पीड के बेसिस पे हम लोग करते हैं, फर्स्ट इज कांस्टेंट स्पीड, second is variable speed, and third is adjustable speed. थर्ड इज एडजस्टेबल स्पीड। तो इसमें भी 3 ही कैटेगरी होता है। अब कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल स्पीड एंड एडजस्टेबल स्पीड? ये कोई बता सकता है इन दोनों के बीच में अंतर, सेकंड और थर्ड के बीच का अंतर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल स्पीड एंड एडजस्टेबल स्पीड? बताइए। अच्छा, और एडजस्टेबल किसको कहेंगे? हाँ, किसी के द्वारा किया जाता है तो एडजस्टेबल हो गया। तो फिर वेरिएबल क्या हुआ, बताइए। बताइए, कोशिश कीजिए। क्या, एक बार रुक जाओ फिर से। हाँ बोलो फिर से।
आवाज कट रहा है तुम्हारा, आवाज कट रहा है, एक बार फिर से बोलना। जिसको हम अपने नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। अच्छा, इसको अगर नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सके तो ये एडजस्टेबल है आपके हिसाब से। ओके, तो फिर वेरिएबल क्या है? फिर वेरिएबल क्या होगा? जो हमारे अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो मगर वेरी कर रहा हो। देखो दोनों में अंतर समझो। वेरिएबल स्पीड मोटर्स वो मोटर है जिनको हम अपनी जरूरत के हिसाब से जिनका स्पीड हम वैरी कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर है एक्सटर्नल फैक्टर से हम लोग वैरी करेंगे। जैसे डीसी मोटर के केस में भी हम लोग स्पीड को वैरी करते थे, तो या तो टर्मिनल वोल्टेज को वैरी करा के करते थे या फील्ड वाइंडिंग के फील्ड करंट को वैरी करा के करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर को यूज करके अपनी जरूरत के हिसाब से जिन मोटर्स के स्पीड को हम वैरी कर सकें वो वेरिएबल स्पीड मोटर्स होता है। और जिन मोटर्स में खुद ब खुद स्पीड को एडजस्ट करने की क्षमता होती है, जैसे आगे चल के हम लोग डीसी सीरीज मोटर में देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर में लोड बढ़ने के साथ अपने आप टॉर्क बढ़ के उस स्पीड को एडजस्ट करने लगता है। जैसे होता क्या है डीसी सीरीज मोटर में, आगे कुछ लेक्चर्स अपलोड होगा डीसी सीरीज मोटर्स का पूरा डीसी मशीन का कुछ लेक्चर्स जो है YouTube पे अपलोड होगा, तो वहां आप लोग देखिएगा कि डीसी सीरीज मोटर्स में क्या होता है। डीसी सीरीज मोटर में लोड बढ़ने के साथ अब होता है कि किसी भी मोटर पे हम लोग लोड बढ़ाते हैं ना, तो नॉर्मल टेंडेंसी उस मोटर की होती है कि उसका स्पीड डिक्रीज करने लगेगा। हाँ ठीक है, हमेशा याद रखना है। जाहिर है मोटर पे लोड कौन सा है, तो मैकेनिकल लोड है। मोटर का आउटपुट मैकेनिकल पावर है, तो मोटर पे लोड भी मैकेनिकल इन नेचर होगा। ओके, तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड तीन तरह के कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एडजस्टेबल स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब जाहिर है जो मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चले। वेरिएबल स्पीड का मतलब है जिसको हम वैरी करा सके अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एडजस्टेबल स्पीड मोटर वो मोटर होता है जिसमें अपने स्पीड को मेंटेन करने की क्षमता खुद ब खुद हो, ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और इसी कारण से जो सुबह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लेक्चर में आपको बताए थे कि हम लोग भले ही ऊपर सप्लाई 25 केवी एसी लेते हैं, यानी 25,000 वोल्ट एसी लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, लेकिन आपके लोकोमोटिव के अंदर जो मोटर लगा रहता है ना, वो डीसी सीरीज मोटर होता है। यानी सप्लाई ऊपर एसी आ रहा है, उसको हम लोग लेके और स्पीड एडजस्टमेंट के लिए ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, और ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद उसको रेक्टिफाई करके हम लोग उस डीसी सीरीज मोटर में देते हैं। और मैक्सिमम केसेस में हम लोग डीसी सीरीज मोटर ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करते हैं। मोर देन 95% केसेस में डीसी सीरीज मोटर को ही हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सबसे बड़ी खासियत है ये एडजस्टेबल स्पीड। वो खुद को एडजस्ट करता है, अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है। कैसे करता होगा ये? तो बहुत बेहतरीन तरीका है। जब आप लोग कुछ अगला वीडियो देखिएगा जिसमें स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे, तो जब डीसी सीरीज मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से रहता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी एक्सिस पे स्पीड ले सकते हैं, किसी भी एक्सिस पे टॉर्क ले सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जनरली किसी भी मोटर की टेंडेंसी होगी, और डेफिनेटली मोटर है ना, तो मोटर पे जो हम लोग लोड देंगे वो मैकेनिकल लोड होगा, क्योंकि मोटर का आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट रहता है, मैकेनिकल पावर आउटपुट या मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट, ठीक है। आप लोग गौर करो, अगर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सपोज दैट एक बच्चा है जो साइकिल चला के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और अचानक से उसका कोई दोस्त आके कूद के बैठ गया। बचपन में सब लोगों ने कूद के बैठना सीखा होगा साइकिल पे। कोई साइकिल चलाए और पीछे जाके हम कूद के बैठ जाएं, बचपन में बहुत लोगों ने ये सीखा होगा। तो सपोज दैट एक लड़का ए है, वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से साइकिल चला रहा है, और साइकिल चलाते चलाते अचानक से कोई और उसका दोस्त, सपोज ही इज बी आके कूद के इस पर बैठ गया। स्पीड कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। यस,
डेफिनेटली कम होगा। तो हुआ क्या, इसका वजन पहले से था, उस पे कुछ और वजन बढ़ा तो स्पीड कम हो गया। यानी पहले से ये लोड था, पहले से क्या लोड था, तो आपका पहले से लोड था मास ऑफ ए। जैसे ही ये लड़का कूद के बैठ गया, अब लोड हो गया मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। और कैसे लोड हो गया, तो दोनों की वजह से फोर्स, पहले क्या फोर्स लग रहा था, तो मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बाद में क्या लग रहा है, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी लोड बढ़ने के साथ क्या हुआ, स्पीड बताइए कम हो गया। तो ये जनरल नेचर है, लोड बढ़ाएंगे, ऐसा ही मोटर पे भी होता है। जैसे मान लो आप लोगों में से कितने लोगों ने वो प्रैक्टिकल किया था जो लॉकडाउन से पहले प्रैक्टिकल कराए थे, लोड टेस्ट ब्रेक टेस्ट का डीसी सीरीज मोटर पे। वहां पे क्या था, वहां पे मोटर को हम लोग लोडेड करते थे, और किस चीज से लोड करते थे, तो आपने देखा होगा वो जो पट्टा था, स्ट्रैप था, स्ट्रैप को हम लोग टाइट करते थे पुल्ली पे, याद है, इस तरह की पुल्ली थी और इस तरह का स्ट्रैप था। इस स्ट्रैप को हम लोग वेइंग स्केल से जोड़े रखते थे और यहां से हम लोग टाइट करते थे, टाइट करने वाला दिया होता है, यहां से टाइट करते थे। टाइट करने के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आता था मोटर का आउटपुट इस पुल्ली से जुड़ा हुआ था। तो यहां भी क्या कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं। जाहिर है इस पट्टा को जितना टाइट करेंगे, वो पट्टा उस पुल्ली पर, जो पुल्ली मोटर से जुड़ा हुआ है, उस पुल्ली पर उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना ही इसको टाइट करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, क्लियर। और जितना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, आपका मोटर उतना ही स्लो होता चला जाएगा। इसलिए जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जनरल नेचर क्या होता है कि लोड को बढ़ाएंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन यही खासियत होती है डीसी सीरीज मोटर के साथ, ये कर्व के चलते, ये कर्व से हमें फायदा क्या मिलता है, और इसी कारण से इसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में। अब होगा क्या ना कि इसका कर्व इस तरह का है, चलो साफ में बना लेते हैं थोड़ा सा, साफ में इसको बना लेते हैं। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इसकी इस तरह से है। किसी भी एक्सिस पे स्पीड को रख सकते हैं क्योंकि ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। तो चाहो तो एन को इधर रख लो या चाहो तो टॉर्क को इधर रख लो। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है अगर गौर से देखो। आपके रेलवे में हम लोग अभी बताए, थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे ज्यादा डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। सपोज दैट ट्रैक्शन सिस्टम है, बहुत सारा बोगी है, बहुत सारा बोगी लगा हुआ है, ठीक है, और यहां से आपका इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इसको खींच रहा है, इसीलिए ट्रैक्शन नाम भी है। आगे चल के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में कि ट्रैक्शन ही क्यों कहते हैं। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना या खींचा जाना। तो यहां क्या होता है, इतने बड़े लोड को ये लोकोमोटिव, ये इंजन खींच रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रैक्टिव एफोर्ट। ये ट्रैक्टिव एफोर्ट लगा रहा है, इसको खींच रहा है। इसीलिए जो खेत में काम करता है जो डिवाइस, उसको हम लोग ट्रैक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो ही हल को खींचता है, ठीक है। तो ट्रैक्शन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक जगह पावर लगा रहे हैं लोकोमोटिव में, इंजन में, और ये इंजन पूरे के पूरे बोगी के लोड को खींच रहा है, ट्रैक्टिव एफोर्ट अप्लाई कर रहा है। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है टू ड्रॉ और एक्ट ऑफ बीइंग ड्रॉन, यानी किसी को खींचना या खींचा जाना, ये ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ ट्रैक्शन है। अब है क्या ना कि यहाँ क्या है, लोड हम बहुत बढ़ा देंगे। सपोज दैट ये ट्रेन चल रही थी, अगले स्टेशन पे और भी बहुत सारे पैसेंजर चढ़ गए, इस पर लोड बढ़ गया। होता क्या है कि लोड बढ़ने के हिसाब से नेचुरल टेंडेंसी हमने अब तक क्या देखा, जो हमने साइकिल वाला एग्जांपल देखा या हमने लोड टेस्ट वाला एग्जांपल देखा, वहां क्या होता है, लोड बढ़ने पर स्पीड घट जाता है। अब यहाँ ये स्पीड है, n आरपीएम है, तो इस पे भी लोड बढ़ा तो इसका स्पीड घटना चाहिए, नॉर्मल टेंडेंसी घटना चाहिए,
बताइए, नॉर्मल टेंडेंसी के हिसाब से स्पीड घटना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका भी स्पीड घटेगा शुरुआत में, लेकिन देखो स्पीड जब ज्यादा घटेगा तो क्या हो रहा है, स्पीड जब ज्यादा घट रहा है तो आपका टॉर्क बढ़ता चला जा रहा है, आपका टॉर्क बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ऐसे आ रहे हैं ऐसे हम लोग मूव कर रहे हैं, यानी स्पीड जब बहुत घट रहा है, बल्कि इस ग्राफ को तो जैसे जैसे स्पीड घट रहा है देखो हम लोग इधर मूव कर रहे हैं, टॉर्क बढ़ता चला जा रहा है, यानी इस पॉइंट से नीचे जब हम लोग स्पीड में आ रहे हैं ना तो हम लोग इधर पहुंच रहे हैं, यानी इस पॉइंट को अगर मैच कराओ तो हम लोग यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। स्पीड और घटा, स्पीड और घटा तो हम लोग यहां पहुंच गए। अगर लाइन खींच दो यहां से तो इसको अगर मिला दो तो अब हम लोग कहां जाके ग्राफ पे मिल रहे हैं, यहां जाके हम लोग ग्राफ पे मिल रहे हैं, ठीक है। यानी ये जो पहला स्पीड है सपोज दैट n1 और n2, तो यहां डेफिनेटली स्पीड घट रहा है, मींस n2 इज स्मॉलर देन n1। तो देखो स्पीड घट रहा है तो आपको टॉर्क बढ़ता दिख रहा है, यानी सपोज दैट यहां टॉर्क T1 है और ये T2 है, तो यहां हमें रिवर्स रेशियो मिल रहा है, T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ में आ रहा है ये चीज? तो देखो स्पीड घटने के साथ इस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक इतनी बेहतरीन है कि इसका टॉर्क बढ़ जा रहा है। इतना समझ में आया? पहले इतना समझ में आया? तो स्पीड बढ़ने के साथ इसका टॉर्क बढ़ जा रहा है। अब टॉर्क बढ़ रहा है तो होता क्या है, मोटर को स्पीड कौन देता है? टॉर्क ही देता है ना। मोटर का पुल्ली, इस पे एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस पे एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये इसका रेडियस है। रेडियस से टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री होता है, दिस इज योर रेडियस। तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर F क्रॉस R, वेक्टर F क्रॉस R, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर F क्रॉस R। अब मोटर में क्या होता है, फोर्स टेंजेंशियल ही लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, R रेडियस है, तो F क्रॉस R, चलो स्मॉल r ही लिख लो, एक कैपिटल R एक स्मॉल r नहीं, दोनों को स्मॉल r ही कर देते हैं, F क्रॉस R। इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू FR sin थीटा। अगर मैग्नीट्यूड देखें मींस मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू FR sin थीटा, और हमेशा रेडियस से टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका टॉर्क जो है फोर्स इनटू रेजिस्टेंस के बराबर मिल गया, मैग्नीट्यूड। यानी टॉर्क क्या है, टॉर्क ही तो स्पीड देता है ना, टॉर्क ही तो, यहां टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो यही तो रोटेट करा रहा है। टॉर्क जितना बढ़ेगा स्पीड मेंटेन हो जाएगा, एग्री? यस सर। ठीक है। तो देखो यहां कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस मोटर ने अपने आप को एडजस्ट कर दिया। कैसे एडजस्ट कर दिया, इसको बहुत ध्यान से समझो। लोड बढ़ने के कारण स्पीड घटा, स्पीड घटने के कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक है अपने आप इसका टॉर्क बढ़ जाता है। तो वहां हम लोग देखेंगे कैसे ये आता है इस तरह का कर्व। तो होता क्या है कि लोड बढ़ने के साथ स्पीड घटा तो अपने आप इसका टॉर्क बढ़ गया, टॉर्क बढ़ा तो टॉर्क बढ़ के अपने आप स्पीड को बढ़ा देगा। तो लोड बढ़ने के साथ जो स्पीड घट रहा था ना, टॉर्क बढ़ के उस स्पीड को मेकअप कर दिया। इतना बेहतरीन है इसका कैरेक्टरिस्टिक, और इसी कारण से रेलवे में सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं हम लोग डीसी सीरीज मोटर। भले ही ऊपर का सप्लाई हम लोग एसी लें, लेकिन अंदर डीसी सीरीज मोटर ही हम लोग यूज करते हैं, इतना बेहतरीन है। तो ये एडजस्टेबल है, सेल्फ एडजस्टेबल है, इसने अपने आप खुद के स्पीड को एडजस्ट कर दिया बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से, बदलते हुए सिचुएशन के हिसाब से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसको हम लोग एडजस्टेबल स्पीड बोलते हैं। अब अंतर समझ में आएगा वेरिएबल और एडजस्टेबल में? वेरिएबल जिसको हम लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से वेरी कर सकें, और एडजस्टेबल जो खुद ब खुद अपनी स्पीड को एडजस्ट करने की क्षमता रखता हो।
क्लियर? यस सर। चलिए अब आ जाइए दूसरे बेसिस पे। 3 बेसिस हम लोग कर लिए ना, अब चौथे बेसिस पे आ जाइए। चौथा बेसिस में लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स। ठीक है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में मोटर के स्ट्रक्चर का जो फीचर होता है ना, स्ट्रक्चरल फीचर्स, उसके बेसिस पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं। ये 6 टाइप का होगा। तो मोटर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे, और ये 6 टाइप होगा। स्ट्रक्चरल फीचर के बेसिस पे 6 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। लिख लीजिए, पहला ओपन, दूसरा इनक्लोज्ड। अगर उसका बॉडी ओपन है तो ओपन टाइप मोटर्स होगा। अगर इनक्लोज्ड है यानी पूरी तरह से बंद है, जैसा कि हम लोग सबमर्सिबल मोटर्स में करते हैं। सबमर्सिबल मोटर्स क्या होता है, पानी के अंदर ही रहता है, तो उसके अंदर कहीं से भी पानी घुसे नहीं, इसलिए पूरा इनक्लोज्ड रहता है वो। इनक्लोज्ड। थर्ड वन इज सेमी इनक्लोज्ड। ठीक है, ओपन, इनक्लोज्ड, सेमी इनक्लोज्ड। थर्ड में आ जाइए वेंटिलेटेड, उसके बाद पाइप वेंटिलेटेड, फोर्थ में वेंटिलेटेड, सर 4 में क्या लिखा नहीं दिख रहा। वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन से बना वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन से बना वेंटिलेटेड। उसके बाद पाइप वेंटिलेटेड, तब उसके बाद रिवर्टेड फ्रेम आई। रिवर्टेड फ्रेम आई यानी जिसका फ्रेम हम लोग उलट के रखते हैं और नीचे वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं उसको, वो रिवर्टेड फ्रेम आई। तो ये टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो ये आपके मशीन का क्लासिफिकेशन हो गया, एसी मोटर्स का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये इन जनरल आपको एसी मोटर्स के बारे में पता चल गया। अब उस कैटेगरी में जो पहला हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, वहां हमने देखा था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, और एसिंक्रोनस में सबसे पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन इंडक्शन था, क्योंकि एसिंक्रोनस का 2 पार्ट होता था, इंडक्शन और कम्यूटेटर। तो अब आपका पहला यूनिट इंडक्शन है, और इंडक्शन में भी 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आपका पहला यूनिट है, जिसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। इंडक्शन मोटर के मेन बेसिक पे हम लोग आ जाएंगे और उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? यस सर। ओके, आज का फिनिश करते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में।